वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम करंट अफेयर्स का चैप्टर लेके आए हैं और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदुओं पर बात करेंगे, है ना। जैसे मंथ में बहुत सारा करंट रहता है, क्योंकि अगर आप पूरे करंट को देखेंगे तो काफ़ी विशाल इसका एरिया है, लेकिन हमने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को छांटा है और उन्हीं को आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संभावित हैं किसी भी एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में जेल पहरी के बहुत सारे जीके के सेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। साइंस के सेक्शन को हमने पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम उन पर कंप्लीट एक पूरा कोर्स लेके आएंगे और उस पर हम पूरा डिटेल से शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ेंगे और उस पर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और साथ में हिंदी पर भी हमने कुछ बात की थी, तो हिंदी में कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने कहा था कि सर कुछ चैप्टर आप करा देना, जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आए हैं, जैसा पिछली बार लेके आए थे। उसमें भी हमने कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात की थी और इसमें भी हम लगभग पूरा मंथ का 20 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। 20 से 25 यहाँ पर हम फैक्ट डिस्कस करेंगे और उनके साथ कुछ और जानकारी को भी इंक्लूड करके डिटेल से समझेंगे। तो कहने को तो यहाँ 20 से 25 फैक्ट हैं, लेकिन जब हम इसको पूरा डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे तो लगभग ये आपका 50 से 60-70 फैक्ट या क्वेश्चन भी आपके कवर करा देगा, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि G77 का 2020 के लिए अध्यक्ष देश किसे घोषित किया गया है। सीधा और सिंपल क्वेश्चन है कि अब पहली चीज तो ये है कि G77 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को G77 पता नहीं होता। तो बहुत सारे विकास के लिए बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं। वैसे एक G77 है जिसमें जी का मतलब होता है ग्रुप, जी का मतलब होता है ग्रुप और 77 का मतलब होता है 77 देश इसमें शामिल हैं। और 2020 के लिए इसका एक क्या हुआ है, आयोजन हुआ है और एक अध्यक्ष देश बनाया है, ठीक है। मतलब जो इस कॉन्फ्रेंस की, सम्मेलन की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका जो अध्यक्ष है वो है गुयाना। क्या नाम है, यहां मैं लिख देता हूं, गुयाना। ये एक देश है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये देश है गुयाना, जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और जिसकी मुद्रा गुयानी डॉलर है, ठीक है। बस देश के बारे में आपको इतनी ही जानकारी याद रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन वो आपको यहां पर याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, इसके अगर हम G7 के प्रमुख की बात करें या इसकी संगठन की बात करें, तो ये लगभग 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और थोड़ा सा आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। नए मुख्य सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है, जैसे RTI बना था, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ये 2005 में गठित हुआ था, ठीक है। 2005 में गठित हुआ था और उसी के प्रमुख तब से लेकर अभी तक बनाए जा रहे हैं। तो वर्तमान में जिनकी नियुक्ति की गई है उनका नाम है बिमल जुल्का। अभी मैंने बहुत सारी साइटों को विजिट किया है जहां पर इसको अपडेट नहीं किया गया है, तो आप इसको अपडेट कर लें। आप जो भी नोट्स बनाते हैं, तो बिमल जुल्का जो हैं वो हमारे नए सूचना आयुक्त बन चुके हैं और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 2005 में जो सबसे पहले थे वो बहाजद अली जी थे। बहाजद अली जी को सबसे पहला सूचना आयुक्त बनाया था, लेकिन वर्तमान को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वर्तमान का ही पूछा जाता है। बस दो ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है या सूचना आयुक्त का गठन कब हुआ, तो 2005 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो ये एक अवार्ड है और ये अवार्ड सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। और ये किसे मिला है 2020 को, तो के मुन्नन सिंह को 2020 का सुभाष चंद्र बोस अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। भ्रष्टाचार आप जानते हैं, करप्शन का एक वर्ल्ड के आधार पर इंडेक्स जारी होता है।
और उसमें देखा जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा भ्रष्टाचार से ग्रसित है, कौन सा कम देश है। तो हमारा जो भारत है वो 80वां स्थान रखता है, भ्रष्टाचार में 80वें स्थान पर है, काफ़ी बुरी स्थिति है। तो इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक का मतलब है जो बैंक स्विट्जरलैंड में है उसे स्विस बैंक कहा जाता है। तो स्विस बैंक में क्या है कि बहुत सारे भारतीय लोग अपना पैसा जमा करते हैं, बहुत सारे भारतीय लोग अपना पैसा जमा करते हैं ताकि वो पैसा क्या हो, सिक्योर हो, सुरक्षित रहे। तो ये बैंक में, इस बैंक में जमा करने में भारत का नंबर कौन सा है, ये पूछा था कि भारत किस नंबर पर आता है स्विस बैंक में पैसा जमा करने में। तो 77, क्या है इसका आंसर, 77, 77वें नंबर पर हमारा भारत देश आता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है और ये जरूर आएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का राष्ट्रीय मुख्यालय कहां है? और इसका पहला ऑप्शन था अयोध्या, और यही सभी लोग लगाने की कोशिश करते कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए एक तीर्थ क्षेत्र का राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया है। तो लोग क्या सोचेंगे कि अयोध्या में होगा, लेकिन इसका सही आंसर दिल्ली है। सही आंसर क्या है, दिल्ली है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जैसे ही राम जन्मभूमि और श्री राम मंदिर की बात आती है तो हमें दिमाग में एक ही बात आती है कि भाई राम मंदिर की बात है तो अयोध्या में ही इसका मुख्यालय होगा। तो ऐसा नहीं है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, लेकिन इसका जो राष्ट्रीय क्षेत्र का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वर्तमान में ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है जिसमें राम मंदिर की पूरी जानकारी को मैंने डिटेल से समझाया है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक किस तरीके से राम मंदिर में क्या क्या हुआ, कैसे बना, किसने बनवाया, मस्जिद थी कि मंदिर था, फिर किसने केस किया, किसके सुनवाई में क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो पूरी डिटेल से जानकारी उस वीडियो में है, तो उसे आप जाकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री में वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये आपको पता है, नोवाक जोकोविच। ये बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र के, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है ना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन और आपका यूएस ओपन। 4 होते हैं ईयर में, प्रत्येक ईयर 4 होते हैं, और इन्हीं में से 4 अलग अलग अवार्ड होते हैं जो जीतते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। कोरोना के कारण इस बार के जो हैं वो सारे सभी रद्द कर दिए गए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पिछला याद रखना है। नेक्स्ट पूछा था कि राष्ट्रमंडल का 54वां देश, राष्ट्रमंडल मतलब होता है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये मालदीव बना है ना, मालदीव। मालदीव की विशेषता क्या है? मालदीव हमारे एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो क्या है, मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप चाइना लगाएंगे, ना कि रूस। लगता हमें रूस है कि रूस बड़ा होगा, वैसे रूस बड़ा है, लेकिन रूस यूरोप में भी आता है, इसलिए उसे हम मान्यता नहीं देते। इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना है, ठीक है। तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है ना। महातीर मोहम्मद यहाँ के प्रमुख हैं, और बस इतनी जानकारी आपकी सफिशिएंट है। 54वां ये राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला सदस्य देश है। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया है हमारी सरकार द्वारा, कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा ताकि कोविड-19 से बहुत सारे लोग जागरूक बन सकें, चीज़ों को जान सकें। उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है। उस कार्यक्रम का नाम पूछा है तो उसका नाम क्या है, आई गोट। इंग्लिश में क्या है, आई गोट। अब आई गोट का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, इसको थोड़ा सा देख लेना, भी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, अभी मैं भूल रहा हूं। इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑडियंस ट्रेनिंग, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना। तो आई गोट एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसमें कोविड-19 की सारी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा आप जानते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन,
है ना, इसका पुरुष भी होता है और महिला विश्व कप भी होता है, दोनों विश्व कप होते हैं। तो अभी महिला विश्व कप की घोषणा हुई है कि ये 2020 में किया जाएगा, सॉरी 2023 में किया जाएगा, 2023 में किया जाएगा। लेकिन कहाँ किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। जहां होगा उसी को कहा जाता है कि वो देश इसकी मेजबानी करेगा। तो दो देश ऐसे हैं जो इसकी मेजबानी करेंगे, एक आपका ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा आपका न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये होने वाला है। ठीक है, फीफा की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1904 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक में है और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं इन्फेंटिनो, जिवानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन में होती है, यूनाइटेड नेशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था। यूनाइटेड नेशन पर एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में इतिहास से लेकर इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक पूरी जानकारी को डिटेल से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और यूनाइटेड नेशन के जो 6 भाग हैं, विकास परिषद है, आर्थिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये सभी इसके 6 अंग हैं। इन सभी 6 अंगों के अलग अलग प्रेसिडेंट हैं, कब बना, कैसे बना, क्या काम करता है, पूरी जानकारी को हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। कितने सदस्य होते हैं, कौन इन्हें नियुक्त करता है, तो सारी जानकारी को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा है, देखो इसके 2 क्वेश्चन है। महासभा के जो प्रमुख हैं वो हैं तंजानी मोहम्मद बंदे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, देखो अलग अलग उसके सेशन भी होते हैं, तो अलग अलग सेशन होते हैं तो उसके अलग अलग अध्यक्ष भी बनते हैं। तो 75वां जो इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके जो प्रमुख बनाए थे वोल्कन वॉस्फिर बनाए थे, लेकिन ओवरऑल जो प्रमुख हैं वो तंजान मोहम्मद बंदे हैं, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान जारी किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जारी किया है, गरीबों के लिए, उनका कल्याण के लिए, उनको रोजगार के लिए अभियान हेतु कुछ राशि जारी की है। ये राशि की संख्या पूछी गई है कि कितनी राशि, तो 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं हमारे मोदी जी द्वारा। अभी किस माध्यम से दिए जाएंगे, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान हेतु। नेक्स्ट, पीएम मोदी और पीएम जगन्नाथ, है ना, एक देश के पीएम है नरेंद्र मोदी भारत के, और पीएम जगन्नाथ किस देश के पीएम है ये आप मुझे बताएंगे, द्वारा एक नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। वो स्थापना कहाँ की गई है, तो कुल मिलाकर दोनों उस उद्घाटन में पहुंचे थे और उस सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट किस देश का है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उस देश का नाम क्या है, मॉरिशस। क्या नाम है, मॉरिशस। और मॉरिशस के ही पीएम कौन है, जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ जी ने अपने देश में एक, देखो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक नया भवन बना है और उस नए भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है और मॉरिशस के जो प्रमुख हैं वो जगन्नाथ जी हैं राष्ट्रपति, और इसकी जो करेंसी है वो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। नेक्स्ट पूछा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इस एशियाई विकास बैंक इसे हिंदी में कहा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी भी कहा जाता है शॉर्ट में। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो अशोक लवासा। किसे नियुक्त किया है, अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। कहाँ पर है, मनीला में है। मनीला कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है, फिलीपींस एशिया में पड़ता है। फिलीपींस कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। और यहीं के एक पहले राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रमन मैग्सेसे, और रमन मैग्सेसे यहीं के राष्ट्रपति थे और उनके ही नाम पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। नेक्स्ट, रोका टोकी अभियान जारी किस राज्य ने किया है। जब किस राज्य ने किया है तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। अगर आपसे पूछे क्यों किया है तो उसमें सही आंसर क्या होगा, कोविड-19 की सुरक्षा के लिए मास्क हेतु, है ना।
रोका टोकी, सीधा समझ में आ रहा है कि रोका टोकी। किसको रोकेंगे भाई? जो मास्क लगा के नहीं आएगा उसको रोकेंगे, चालान वगैरह कटेगा। तो उसके लिए रोका टोकी अभियान जारी किया है एमपी की सरकार ने। नेक्स्ट, प्रीतम सिंह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ये आप जानते ही हैं क्योंकि प्रीतम नाम से ही स्पष्ट है, भारतीय मूल का नाम है। तो प्रीतम सिंह भारतीय मूल के नागरिक हैं और ये नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बने हैं किस देश में, ये आपको बताना है। ठीक है, या तो आपसे वो देश पूछ सकता है या फिर वो क्वेश्चन में देश दे देगा और पोस्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, या फिर वो कैसे पूछेगा कि प्रीतम सिंह भारतीय मूल के निवासी हैं जो कि सिंगापुर के हैं, इन्हें सिंगापुर में हाल फिलहाल में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप क्या लगाएंगे? नेता प्रतिपक्ष। अब ये नेता प्रतिपक्ष क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। किसी भी देश में जो सरकार चुनी जाती है, किसी भी देश में जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार उसकी आपका मेजोरिटी में होती है। लेकिन एक सरकार जो होती है वो मेजोरिटी में नहीं होती, जो सदन में नहीं होती, जो उसका विपक्ष होता है। जैसे अभी भारत की हम बात करें, भारत के उदाहरण से बात करें तो भारत में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, जो कि बहुमत में है। लेकिन बहुमत में कौन सी सरकार नहीं है? तो कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस क्या हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। और विपक्ष का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वही कहलाता है नेता प्रतिपक्ष। वही क्या कहलाता है? नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, मतलब उसको लीड करने के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए। तो कांग्रेस में अभी गुलाम नबी आजाद थे, अब शायद किसी दूसरे को बना दिया है, अधीर रंजन चौधरी को बना दिया है शायद, थोड़ा सा इसको देख लेना। हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकार बदली है। तो जब हमारे यहाँ कमलनाथ जी की सरकार थी, तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी थे। लेकिन हमारे यहाँ फिर से बीजेपी की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार यहाँ से चली गई। तो अब कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है वो कौन बन गया है? वो बन गए हैं कमलनाथ जी। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को बना दिया है। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और सदन के नेता भी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है, लोकसभा और विधानसभा का। ये मैंने एक वीडियो में पॉलिटी की सीरीज में डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो दोनों का आपको अंतर, दोनों की पोस्टें, दोनों का कार्यकाल, दोनों की नियुक्ति, दोनों का चुनाव, दोनों की चुनाव प्रक्रिया, सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों को मैंने कंपेयर करके समझाया है। नेक्स्ट पूछा था कि हाल फिलहाल में हायो सोफिया, कहीं कहीं आया सोफिया भी लिखा रहता है, ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। हायो सोफिया संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है। इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी म्यूजियम ही लिखा रहता है। हायो सोफिया संग्रहालय चर्चा में रहा है। ये किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तुर्की में। तुर्की कहाँ पड़ता है? तुर्की पड़ता है हमारा एशिया में। कहाँ पड़ता है? एशिया में, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है अंकारा। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो लीरा है। क्या है? लीरा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। देखो, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों को मैं बहुत बारीकी से समझाता हूं। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ऐसा कौन सा देश है जो एशिया तथा यूरोप दोनों में है? तब आप क्या आंसर लगाएंगे? रूस। तो रूस एशिया में भी आता है जिसे हम साइबेरिया कहते हैं, और यूरोप में भी आता है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, तो रूस है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, मतलब बीचों बीच है, उसका भी थोड़ा सा भाग यूरोप में है और एशिया में है, लेकिन वो सेंटर पॉइंट माना जाता है, तो वो क्या है आंसर? तुर्की है। क्या है? तुर्की है। लेकिन इसका एक और इसके डीप में एक क्वेश्चन पूछा था केबीसी में। केबीसी में पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है, जिस देश का ऐसा कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। तो वो कौन सा है? इसी का एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल। पहले तुर्की की राजधानी इस्तांबुल हुआ करती थी, लेकिन अब अंकारा है। तो अंकारा के थोड़े से आप यूरोप तरफ वाले हिस्से में जाएंगे। अभी आपके पास मोबाइल होगा एंड्रॉयड, तो उसमें आप मैप में जाके देखना, तुर्की को जूम करना और जूम आउट जब करेंगे तो आपको दोनों की बॉर्डर दिखेगी, एशिया की और यूरोप की। तो वहां पर आप जाके देखेंगे तो तुर्की के बिल्कुल जस्ट साइड में यूरोप साइड इस्तांबुल शहर स्थित है, जो कि हमारे एशिया और यूरोप के जस्ट बीचों बीच है। तो देश भी है और शहर भी स्थित है। अंकारा नहीं आएगा, बीचों बीच पूछे तब इस्तांबुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
राज्यसभा सांसद का निधन हो गया है। एक राज्यसभा सांसद हैं जिनका निधन हो गया है, उनका यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो राज्यसभा आपको पता है, जैसा कि हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। उनमें से बहुत सारे सांसद होते हैं। लोकसभा में टोटल 545 सांसद हैं, ठीक है, 550 552 हो सकते हैं, और राज्यसभा में 250 सांसद हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 245 हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अमर सिंह। अमर सिंह जी हैं, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सांसदों के निधन से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी एक शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था जसराज सिंह, है ना, जसराज सिंह, तो उनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ठीक है। तो उनको भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। और अभी कुछ क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल से संन्यास लिया है, तो उनका नाम तो आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। लेकिन एक क्रिकेटर है जिसका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, एक क्रिकेटर है उसका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस क्रिकेटर का हाल फिलहाल में निधन हुआ है, क्योंकि वो थोड़े से पुराने क्रिकेटर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है। तो मार्स मिशन को लॉन्च करने वाला देश पहला बन गया है, पहला तो नहीं कह सकते, मतलब उस देश का पहला, ठीक है। तो वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राज्य अमीरात कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमीरात ने अपने लिए पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है, बल्कि बहुत सारे देश कर चुके हैं। हमने भी लॉन्च कर दिया है, चाइना ने भी कर दिया है, यूएसए ने भी कर दिया है, ठीक है, रूस ने भी कर चुका है। तो लेकिन एक बात याद रखना, पहली बार में सफल होने वाले हम ही हैं। मार्स मिशन तो अमेरिका ने भी बहुत बार लॉन्च किया है, लेकिन पहली बार में असफल नहीं हो पाया। लेकिन हमने जब मंगल मिशन लॉन्च किया था तब हम पहली बार में सफल हो गए थे, ठीक। तो यूए की अगर हम बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो आबू धाबी है, आबू धाबी है। और इसकी जो मुद्रा है वो यूएई दिरहम है, ठीक है। और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है दुबई। यहीं एक शहर क्या है, उसका नाम दुबई है। कुछ लोग दुबई को राजधानी समझ लेते हैं, जबकि दुबई राजधानी नहीं है, दुबई केवल एक शहर है। और दुबई में ही विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है। बुर्ज खलीफा की कितनी ऊंचाई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दुबई में ही हमारे यहाँ का आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। हमारे यहाँ का मतलब पूरे विश्व का जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका मुख्यालय भी दुबई में ही स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का भी हाल फिलहाल में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। ये कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण। तो पूछा जा सकता है आप किस लिए निधन हुआ, क्यों निधन हुआ। तो कोविड-19 के कारण। क्या थी, कैबिनेट मंत्री थी, कहां से बिलोंग करती थी, तो यूपी से, है ना। तो यूपी से थी ये और इनका निधन हो गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट, चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल की नई राष्ट्रपति किस देश में नियुक्त की गई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का कोई व्यक्ति है और वो किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बन जाए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भारतीय मूल की हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। और ये राष्ट्रपति बनी है किस देश की, सूरीनाम की, है ना। सूरीनाम भी ये हमारे दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका का देश है सूरीनाम की जो राजधानी है वो परामारिबो है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो सूरीनामी डॉलर है, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे भारतीय मूल के बने हैं, जिनका नाम क्या है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि भारतीय मूल की है इसलिए ज्यादा जरूरी है। दूसरे देश की बेसिकली राष्ट्रपति नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर दूसरे देश में राष्ट्रपति आपके देश का बनता है तो वो बहुत हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है, वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा आने के हो जाते हैं। एक करंट की घटना और है, अभी हाल फिलहाल में मणिपुर के नए राज्यपाल बनाए हैं, ठीक है। तो एक राज्यपाल थे हमारे गोवा के, जिनका नाम था सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जी जो थे वो गोवा के राज्यपाल थे, इनका ट्रांसफर कर दिया है मणिपुर। तो अब ये मणिपुर के राज्यपाल बन चुके हैं सत्यपाल मलिक, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मणिपुर में सत्यपाल मलिक किसका स्थान लेंगे, तब आंसर क्या आएगा, तथागत राय। क्या सही आंसर आएगा, तथागत राय का स्थान लेंगे,
ठीक। और आपसे पूछा जा सकता है कि गोवा के अब जो गवर्नर हैं, मतलब राज्यपाल हैं, वो मणिपुर के बन चुके हैं। तो फिर गोवा का कौन बन गया है? तो गोवा के भगत सिंह कोश्यारी जी बन चुके हैं, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्हीं को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। एक राज्यपाल और बने हैं हमारे, अभी पहले ये लालजी टंडन का निधन हुआ था, तब हमारे आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दे दिया था मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन चुके हैं। कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर करके बताएंगे। एक और राज्यपाल बने हैं नए, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा के पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कहां ले आए गए हैं? कैग। तो कैग के प्रमुख कौन बन चुके हैं? कैग के जो हेड हैं वो बन चुके हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कैग आप जानते ही हैं, कंट्रोप्टल एडिटर जनरल, भारत का महालेखाकार एवं नियंत्रक, जो कि सारी चीजों का लेखा जोखा रखता है ना। कैग की जो बात है वो आर्टिकल 148 में है, 148 में, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया है। 149 में इसके कर्तव्य हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। तो कैग कौन बन गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक। और पहले कौन थे कैग? तो राजीव महर्षि। मतलब पहले का मतलब इसके पहले जो कैग थे वो राजीव महर्षि जी थे। एक करंट का एक और क्वेश्चन है कि बीएसएफ के प्रमुख, हाल फिलहाल में बीएसएफ के प्रमुख भी बने हैं। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख राकेश अस्थाना को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? राकेश अस्थाना को बनाया है। बीएसएफ जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, है ना। जब भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था 1965 का, तभी इसकी स्थापना हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि हमारी सीमा पर तैनात होती है। एक बात याद रखना, भारत पाकिस्तान, ये पीएससी में आया था पिछली बार क्वेश्चन कि भारत पाकिस्तान की सेना पर कौन होता है? तो बीएसएफ। भारत बांग्लादेश बीएसएफ। और भारत चीन की बॉर्डर पर कौन होता है? तो ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के इस करंट अफेयर सेशन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन थे और उनके साथ साथ हमने बहुत सारी जानकारी को डिस्कस किया है। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बने हैं, तो थोड़ी सी हम जानकारी मणिपुर की भी देख लेते हैं। मणिपुर जो है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है? कैबुला लामजाओ। कैबुला लामजाओ विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्यों तैरता है? तो इसलिए तैरता है क्योंकि ये पानी पर बना हुआ है और उसके नीचे एक झील है, जिस झील का नाम क्या है? लोकटक झील है। लोकटक झील है। तो कई बार आपसे पूछे लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। और उसी पर ये उद्यान है कैबुला लामजाओ, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब ये तैरता है पानी के ऊपर, तो पानी है लोकटक झील का, लेकिन इसके ऊपर जो वनस्पति उगती है, इसके ऊपर जो प्लांट उगते हैं, जो वनस्पति उगती है, इस वनस्पति का क्या नाम होता है? इस वनस्पति का क्या नाम होता है? मतलब क्वेश्चन ये आ सकता है कि एकमात्र तैरता हुआ विश्व का राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील के ऊपर स्थित है, इस पर कौन सी वनस्पति उगती है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, तो मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।